जय हिंद, जय भारत। जैसा कि पहले हमने क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया, कब, कहाँ, कैसे, और आज हम इसी क्रम में हिस्ट्री क्लास 6 का सेकंड चैप्टर आरंभिक मानव की खोज करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को आपने ध्यान से सुनना है। और आरंभिक हमने पिछले अध्याय में भी देखा था कि जो आरंभिक मानव था, जैसे प्राचीन भारत है, तो उसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाणी काल या फिर उत्तरपाषाणी काल। इसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, प्राचीन भारत को, और उसके बाद उत्तर नवपाषाणी काल आ जाता है। तो जो सबसे प्राचीन काल था उसकी आपको इनका समय काल आपको आगे अंत में चैप्टर के मिलेगा। तो हम आरंभिक मानव मतलब कि पुरापाषाण काल के जो मानव थे उनकी गतिविधियों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, वो कंदमूल अपना शिकार कैसे करते थे, जहाँ वो भोजन कैसे करते थे, क्या वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, और वो उनकी गतिविधियाँ क्या थी, क्या उन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया था, वे यदि रहते थे आरंभिक मानव तो वह कौन से स्थलों पर रहते थे, वो कौन से भौतिक प्रवेश के क्षेत्र विशेष में रहते थे, और उनके वह जानवरों का शिकार कैसे करते थे, क्या वो उपकरण पत्थर वगैरह के उपकरण बनाते थे, और उनकी सारी गतिविधियों के बारे में इस चैप्टर को आपको पता चलेगा। जैसे कि आपको पता है कि हम जहाँ पर चैप्टर को रीड करते वक्त जब हम जहाँ पर स्टॉप बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस चैप्टर से बाहर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसको आपको छोटे लघु निबंध के रूप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम स्टार्ट बोलते हैं तो इसका मतलब है कि जहाँ से हमने चैप्टर पढ़ना ख़त्म किया है उसकी आगे लाइन से हम उसे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो इसके साथ हमारा आज का चैप्टर शुरू होता है। हम हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, और आप अपना ध्यान चैप्टर पर केंद्रित करें और ध्यान से देखें हर लाइन को, और उसे हमारी आवाज़ को सुनकर समझने की कोशिश करें। और अंत में आप जो इनके नोट्स आपको दिखाए जाएंगे आप उन्हें लिखें और बाद में आप उसे रीड करें। और 4 स्टेप जब आप पार कर जाते हैं किसी भी चीज़ को समझते हुए, देखना, सुनना, लिखना और फिर रीड करना, तो इसका मतलब है कि आपकी माइंड की मेमोरी में वो चीज़ सेव हो चुकी है। चैप्टर शुरू करते हैं अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज में। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं होती थी, या नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। स्टॉप। इस टॉपिक में आपको अब जो आपने तुषार की रेल यात्रा पढ़ा है, इसमें आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जो प्राचीन मानव था वो जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पर रहता हो, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। तो आगे आप इसी के बारे में पढ़ेंगे। आगे आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? जैसा कि तुषार ने बोला कि तुषार सोच रहा है कि क्या वो एक ही स्थान पर रहते थे, तो ऐसा नहीं है, वो एक ही स्थान पर नहीं रहते थे। अब आपको बताया जाए कि आरंभिक जो मानव था वो भी एक ही स्थान पर नहीं रहता था, वो भी अपनी जरूरतों के हिसाब से स्थान को बदलता रहता था। स्टार्ट। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे।
लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते थे और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़-पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना ज़रूरी होता है कि कौन से पेड़-पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं और साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी ज़रूरी होती है। स्टॉप। पिछले जो पैराग्राफ था उसमें आपको ये समझाया गया था कि जो आरंभिक मानव था वो अपने शिकार के लिए या फिर कंदमूल इकट्ठा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जाता था और उस जो आरंभिक मानव था उसे हम अखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। और वो जो मानव था वो क्या था कि वो जानवरों का कुछ ऐसे जानवर होते थे जो हमसे तेज गति से दौड़ सकते थे, तो उसके पीछे उसे भागना पड़ता था उनका शिकार करने के लिए। और कुछ पेड़-पौधों को जानना पड़ता था कि ये पेड़-पौधे कहीं खाने से हमारी मृत्यु वगैरह ना हो जाए, तो उस पेड़-पौधों के बारे में जानना और वो किस मौसम में उगते हैं, यह जानकारी भी प्राप्त करना, कौन से पेड़-पौधे या कंद-मूल हमारे लिए सही हैं या कौन से विषैले हैं, यह जानना भी उनके लिए ज़रूरी था। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है। स्टार्ट स्टार्ट खाद्य संग्राहक अखेटिक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। स्टॉप। जैसा कि आपको पता है कि जो तुषार क्या सोच रहा है कि क्या आरंभिक जो मानव था वो एक ही जगह पर रहते, तो ऐसा नहीं है, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो क्यों जाते थे? तो उनके घूमते रहने के कारण 4 हैं जो कि आपको यहाँ बताए जाएँगे। स्टार्ट। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते, तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। पहला कारण ये हुआ। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे-पीछे जाया करते थे। दूसरा कारण। तीसरा कारण बताया गया है कि तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल-फूल अलग-अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग अपनी उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। तीसरा कारण। चौथा कारण आपको बताया गया है और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़-पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है, जबकि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों, नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे, जहाँ यह स्मरण रखना ज़रूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। स्टॉप। अब आपको दो इस पैराग्राफ में बता दिया गया कि उनके एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के कारण क्या थे। अगले टॉपिक में आपको बताया जा रहा है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो आरंभिक मानव के बारे में हमें उनके कुछ इतने पहले वर्षों के, इतने प्राचीन समय के कुछ उपकरण उनके हमें मिले होंगे, जैसे कि पाषाण पत्थरों के उपकरण मिलते हैं हमें। वो उनसे कंद-मूल इकट्ठा करते थे या फिर कई पेड़ों की जड़ों को खोदते थे जो जो जड़ें पेड़-पौधे के खाने योग्य थी। और कई जगह वो जानवरों की जो खाल होती है उससे वो कपड़े बनाते थे, तो उसको सीलने के लिए भी वो कई पत्थरों को मोरियाँ निकालने के लिए काम में लेते थे। और और भी कई कामों के लिए वो पत्थर के उपकरणों का, मतलब कि पाषाण के उपकरणों का उपयोग करते थे। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो उनके कुछ साक्ष्य मिले हमें, उसके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। स्टार्ट। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग अखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। स्टॉप। अब यहाँ आपको बताया गया है जो आरंभिक मानव था वो अपने काम को करने के लिए कई तरह के उपकरण बनाता था। पत्थरों के उपकरण बनाता था, लकड़ियों के उपकरण बनाता था और हड्डियों के उपकरण बनाता था। इनमें से जो लंबे समय तक जो चलने वाले उपकरण हैं वो पत्थर के उपकरण हैं, और वो जो पत्थर के उपकरण हैं वो आज भी बचे हुए हैं और वही हमें मिले हैं, और उन्हीं से हमें पूरा पहचान मनुष्य या मानव के बारे में जानकारी मिलती है। अब वो इन पत्थरों का करते क्या थे, ये आपको अगले पैराग्राफ में बताया जाएगा। स्टार्ट।
इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। स्टॉप। अब आपको इस पैराग्राफ में बता दिया गया कि जो वो उपकरण बनाते थे, जो वो पत्थर के उपकरण बनाते थे, उसका उपयोग वे किस तरह करते थे, किसके लिए करते थे। अब कई पत्थर ऐसे होते थे कि वो आगे थे तो हथौड़ीनुमा पत्थर होते थे और पीछे उसके लकड़ी का हत्था लगा दिया जाता था, जिससे कि वो उसे किसी भी जगह पर ठोक सकें, जैसे कि आज की हथौड़ी होती है, और उस जगह पर छेद कर सके। और कईयों का उपयोग वो लकड़ियों को काटने के लिए, जैसे कि आज हम लकड़ियाँ ईंधन के लिए बीनते हैं, तो उसके लिए करते होंगे। और कुछ पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, जो खाने योग्य होती हैं, उनको खोदने के लिए करते होंगे। और कुछ जैसा कि आपको सेकंड चित्र में दिखाया गया है कि जो जानवर की खाल से बने हुए कपड़े को छीलने के लिए उसमें मोरियां जो कर रहा है वो एक पत्थर से कर रहा है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। जी आपको इस तरह वो अपने जो पाषाण जो उपकरण होते हैं, जो पत्थरों के उपकरण वह बनाता था, उसका क्या करता था, उपयोग करता था। आरंभिक मानव के पत्थर के उपकरणों का उपयोग आपको इस पैराग्राफ में बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। अब वो जो आरंभिक मानव था वो कहाँ-कहाँ भारतीय देश में कहाँ-कहाँ रहते थे, जह आपको मानचित्र में भी दिखाया गया है। और इसे पढ़कर हम मानचित्र को देखेंगे। स्टार्ट। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान से वे पुरस्थल हैं जहाँ पर अखेटे खाद्य संग्रहों के होने के परिणाम मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर अखेटे खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। स्टॉप। अब जहां आपको क्या बताया गया है कि जो लाल त्रिकोण वाले जो डायग्राम है, जैसे कि ये यहाँ लिखा हुआ है पूरा पशानिक पुरास्थल। पूरा पशानिक स्थल है मतलब जहाँ पर जो आरंभिक मानव जो आखेटे खाद्य संग्रह जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो रहता था। तो वे एक तो यहाँ पर रहता था, एक भी जहाँ कुरनूल गुफाओं में, और एक वो रहता था जहाँ मध्य प्रदेश भीमबेटका में रहता था। 3 स्थल हो गए जहाँ पर वह आज जो आरंभिक मानव निवास करता। दूसरा आपको जो ब्लू कलर का जो है जहाँ पर बताया गया है कि नवपशानिक पुरास्थल। नवपशानिक मतलब कि आपको पता है जैसे पुरापशान, मध्यपशान और उसके बाद आता है नवपशान। तो नवपशान के जो मनुष्य थे वो कहाँ रहते थे, बुरजहोम में रहते थे, मेहरगढ़ में रहते थे, यहाँ कोल्हावा में, और महागढ़ा में, और चिरांद में, और दायोजली हेंडिंग में रहते थे, और इधर हल्लूर में भी रहते थे, पेयमपल्ली में भी रहते थे। आगे बताया गया कि महापशानिक पुरास्थल। महापशानिक तो आपको पता ही है, ठीक है। और वो केवल कहाँ रहते थे, वो ब्रह्मगिरी में रहते थे, आदिचनलूर में रहते थे। ये दो ही स्थान है इनके लिए। और आरंभिक जो गांव कहाँ बसे थे, इसके लिए एक ही है, इनाम गांव। और आधुनिक नगर कहाँ बसे थे, तो एक तो बम्बई वाले क्षेत्र में और दूसरा कोलकाता वाले क्षेत्र में आरंभिक नगर बसे थे। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। स्टार्ट। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। स्टॉप। अब जहां आपको बता दिया गया आरंभिक जो मानव का उद्योग स्थल क्या था, जहां पर वे पत्थरों के उपकरण बनाते थे, उसे हम उद्योग स्थल कहते हैं। स्टार्ट। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थानों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। स्टॉप। अब आपको पूछना है भी आवासीय उद्योग स्थल क्या होते हैं, तो जहाँ पर मानव उपकरण बनाने के साथ साथ जो आरंभिक मानव जहाँ पर निवास भी करते थे, तो उसे आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। पहले आपको पूछते हैं भी उद्योग स्थल किसे कहते हैं आरंभिक मानव का, तो आप बता देंगे। दूसरा आवासीय उद्योग स्थल किसे कहते हैं, तो ये भी आप बता देंगे। अब साइड में देखिए भीमबेटका के बारे में इधर दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। आवासीय पुरस्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे।
इनमें गुफाएं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें जहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि जहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास है। ये देखो नीचे डायग्राम दिखाया गया है। ये जो कंदराएं हैं ये पहाड़ों में, पर्वतों में, ये यहाँ पर जो आरंभिक मानव दो चार जो था जिसे हम आखेटक खाद्य संग्राहक मानव कहते हैं, वो यहाँ पर रहा करता। जब बारिश होती थी, जहाँ फिर कोई प्राकृतिक आपदा होती थी, जहाँ फिर गर्मी आदि से राहत पाने के लिए वो ऐसी गुफा में रहता था। ये गुफाएं कहाँ कहाँ मिलती हैं तो आपको याद रखना, ये विंध्य पर्वत और दक्कन के क्षेत्रों में मिलती हैं, जो कि नर्मदा घाटी के पास है। वहां पर जैसे आज भी ये हैं, तो इन उनके प्रणाम मिले ना, आधुनिक साक्ष्य मिले उनके, जो मानव वहां पर आरंभिक मानव रहा करते थे। आगे चलते हैं। अब ये आप बता दोगे कि आवास उद्योग स्थल, आवास और उद्योग स्थल जो है इनकी परिभाषा आप अच्छे से बता दोगे। अब आपको परिभाषा लिखनी है, पूरा स्थल क्या होता है, पूरा स्थल क्या है। तो स्टार्ट। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। वे जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब जहाँ आपको सिर्फ यही जानना है कि पुरास्थल क्या होता है। पुरास्थल जो है वही होते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों आदि के अवशेष आदि हमें मिलते हैं। अब अगला टॉपिक है कि पाषाण औजारों का निर्माण। अब आपने अब तक पढ़ा कि जो आरंभिक मानव था वो शिकार भी करता था, कंदमूल भी इकट्ठा करता था, और साथ में जानवरों के जो तेज जानवर दौड़ते थे उनके पीछे भी भागता था। फिर आपने पढ़ा कि उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण क्या थे, ये आपने पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कि उसके पास कुछ उपकरण भी थे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो वो किस किस के उपकरण थे, वो लकड़ी के भी थे, पत्थर के भी थे, और लकड़ी, पत्थर आदि के वो उपकरण थे। तो अब वो लकड़ी के जो उपकरण थे वो तो खत्म हो गए, अब वो पत्थर के उपकरण बचे हैं। तो वो हमें उनके क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, उनके प्रमाण मिलते हैं कि वो पत्थरों का उपयोग उपकरण के रूप में करते थे। फिर आपने पढ़ा कि वो उनका उपयोग किस लिए करते थे। अब वो उसका उपयोग जो जानवर की खाल का कपड़ा बनाते हैं उसको छेदने में भी करते थे। साथ में जो पेड़ पौधों की जो खाने योग्य जो जड़ें होती हैं उन्हें खोदने में भी करते थे, और भी सारे बहुत सारे कामों में वो पत्थरों का उपयोग करते थे। पत्थरों का वो इतना बड़ा उपयोग करते थे। अब वो जहाँ पर ये उपकरण बनाते थे उसे हम उद्योग स्थल कहते हैं। तो इतना कुछ करने के बाद अब वो उपकरण बनाते कैसे थे, तो उनके पास भी माइंड था, उनके पास भी बुद्धि तो थी ना, आखिरकार मानव था। तो उनकी पत्थर के उपकरण, पाषाण उपकरण बनाने की जो विधियां थी उनके बारे में जहाँ बताया गया है। पाषाण औजारों का निर्माण वो कैसे करते थे। आरंभिक खाद्य अखेटक खाद्य जो मानव था वो कैसे इनका निर्माण करता था। तो इसकी दो विधियां हैं जिससे जहाँ विस्तार से बताया गया है, ध्यान से पढ़ना है। स्टार्ट। पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्राय दो तरीकों से बनाया जाता था। पत्थर से पत्थर को टकराना पहली विधि है। पत्थर से पत्थर को टकराना यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। जो दूसरे हाथ से एक पत्थर का जो हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था, इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। दूसरी विधि, दूसरे तरीके को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी जहाँ पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। स्टॉप। अब जहाँ पर आपको पत्थरों पत्थरों के जो वो उपकरण बनाते थे उनकी दो विधियां बता दी गई हैं। आगे है कि आग की खोज। क्या जो आरंभिक जो मानव था, जो अखेटक खाद्य संग्राहक मानव था, वो आग के बारे में जानता था, जहाँ फिर मांस को अकेला सीधा कच्चा ही खा जाता था, जहाँ वो आग का उपयोग करता ही नहीं था। क्या वो जानता भी था आग के बारे में, तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है। स्टार्ट। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो जहां राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया किया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए वो किसका उपयोग करते होंगे, आग का उपयोग करते होंगे। अगला टॉपिक है बदलती जलवायु। स्टॉप। अब आपको जहाँ बताया गया है कि
जलवायु परिवर्तित हुई, प्राचीन समय में जलवायु परिवर्तित हुई। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पहले जो था वो हम वैसे पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। पहले जो हमारी धरती थी वो क्या थी? कूल थी, मतलब इस पर बर्फ जमी हुई थी, बर्फ जमी हुई थी। तो इसके बाद धीरे-धीरे नहीं हम पढ़ते हैं कि पहले ठंडी का मौसम था ज़्यादा, धीरे-धीरे हमारे जो जलवायु है उसमें बदलाव आता गया। तो कुछ हज़ार साल पहले की बात हो रही है, ये भी लगभग 12,000 साल पहले क्या हुआ था कि जलवायु में अचानक बदलाव आ गया था और गर्मी अचानक क्या थी बढ़ने लगी थी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कौन-कौन से परिवर्तन आए? मानव ने प्रकृति के बारे में कौन-कौन सी गतिविधियाँ, जानवरों के बारे में, फसलों के बारे में जाना, उसके बारे में इस पैराग्राफ में आपको विस्तार से बताया गया है। ध्यान से पढ़ें। जलवायु, बदलती जलवायु। स्टार्ट। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इनके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, भारतसिंगा, भेड़ बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़ कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न-भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे, और ऐसा करते-करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। स्टॉप। अब इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया है? बदलती जलवायु में आपको बताया गया है कि लगभग लगभग 12,000 साल पहले अचानक गर्मी बढ़ने लगी, जिससे कि घास के जो बड़े-बड़े मैदान हैं, उन मैदानों में घास उगने लगी। अब घास उगने लगी तो घास को खाकर जो जीवित रहने वाले जानवर थे, जो शाकाहारी होते थे, तो वो भी क्या हुए, बढ़ने लगे बड़ी संख्या में। अब मानव शिकार करता था, मानव मांस खाता था उन जानवरों का, तो वो भी उन स्थानों पर, उन घास वाले स्थानों पर जहाँ पर वो जानवर आया करते थे, उन पर जाने लगा और उनकी गतिविधियों के बारे में, उनके रहने के समय के बारे में, आदि के बारे में जानने लगा। अब धीरे-धीरे क्या हुआ, अभी जब म ब ब ऋतु में या फिर फसलों में बदलाव आने लगा, तो अचानक गेहूँ और जौ की खेती भी बढ़ने लगी। और गेहूँ और जौ की खेती होने लगी तो मानव ने यह जानना भी आरंभ किया कि यह खेती कब उगती है, कब पककर तैयार होती है और इसका उपयोग हम खाने में कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने गेहूँ और जौ को उगाना अंत में खुद ही सीख लिया। आपको यह यहाँ बताया गया है बदलती जलवायु टॉपिक में। अगला टॉपिक है शैल चित्रकला। इससे हमें क्या पता चलता है? शैल का आपको पता ही है, पहाड़ी ले लो, कुछ भी ले लो। चित्रकला आपको पता ही है, उस पर डायग्राम बनाना या फिर चित्र बनाना। जैसा कि इधर साइड में बनाया गया एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। इस चित्र में बताया गया है कि जो एक पीछे मानव है, वो एक जानवर को क्या है, पकड़ रहा है। यह उनकी चित्रकला थी, आरंभिक मानव की चित्रकला थी ये। ठीक है? जो 20 लाख वर्ष रहते पहले रहा करते थे, वो गुफाओं में चित्र बनाया करते थे अपने खाली समय में, वो यहाँ दिखाए गए हैं। तो हम पढ़ते हैं कि वो चित्र कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में से मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। स्टॉप। अब आपको यही बताया गया है कि वो खाली समय में वो चित्र वगैरह भी अपने जहाँ पर वो निवास करते थे वहां पर बनाया करते थे। आगे वाला टॉपिक है कि कौन क्या करता था। जैसे कि आज की महिला और पुरुषों का काम विभाजित है। महिलाओं ने घर का काम सामना है, पुरुषों ने पैसा कमा कर लाना है। ये आज का लगभग विभाजित काम है महिलाओं और पुरुषों का। तो क्या प्राचीन समय में भी ऐसा ही होता था क्या? महिलाएं कंदमूल इकट्ठा करती थी और जो घर घर पर रहती थी, और जो पुरुष होते थे वो शिकार किया करते थे। तो इसके बारे में इस पैराग्राफ में आपको पता चलेगा। स्टार्ट। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे।
क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी जहाँ पुरुष औजार औजार बनाते थे, जहाँ फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं, महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी बनी होंगी। तो इस पैराग्राफ में महिला और पुरुषों के काम के बारे में बताया गया। आर्मिक मानव, अब जो डिब्बे में दिया हुआ है ब्लू डिब्बे में, मानव भारत में शतुरमुर्ग। अब क्या प्राचीन समय में भारतीय क्षेत्र में शतुरमुर्ग था? तो इसका हमें साक्ष्य मिला है। अब इसका साक्ष्य कहाँ मिला है कि स्टार्ट, भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटना पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ शिल्पों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों के मणके भी बनाए जाते हैं। स्टॉप। अब भारतीय उपमहाद्वीप में पुरापाषाण युग जो था 20 लाख वर्ष पहले की बात हो रही है। तो तब भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हुआ करते थे? शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। कहाँ पर इनके साक्ष्य मिले हैं? तो महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से हमें शुतुरमुर्ग के शेष के साक्ष्य मिले हैं। अब इनके इनके जो शिल्प होते थे शुतुरमुर्ग के अंडों के, तो उन पर क्या किया जाता था? चित्रांकन किया जाता है, चित्र बनाए जाते थे और साथ में इनके अंडों के से मणके भी बनाए जाते थे। उनका उपयोग भी बता दिया। अगला टॉपिक है हुस्की का सूक्ष्म निरीक्षण। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। मानचित्र 2 पर हुस्की ढूंढिए। स्टॉप मैंने आपको बता दिया है। हुस्गी, कुरनूल, भीम बेटका, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है और साथ में डायग्राम में भी दिखा भी दिया है। स्टार्ट। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। तो आपको बता दिया गया है। इसके साथ आज का हमारा जो चैप्टर खत्म होता है। अब अन्यंतर इसके इसके अन्यंतर मतलब कि इसके समकालीन अन्य उपमहाद्वीपों में क्या हो रहा था उसके बारे में जहाँ बताया गया है। अब जैसे जहाँ हमारी चित्रकला बनती थी, जहाँ के जो पुरापाषाण के जो 20 लाख वर्ष के जो खेट खाद्य संग्रह का मानव था, वो भी पहाड़ियों में चित्रकला करता था। तो ऐसे ही जहाँ फ्रांस का चित्र दिया गया है कि जो फ्रांस में जो लोग थे वो भी इसी चित्रकला करते थे। अन्यंतर मतलब कि इसके समकालीन अन्य उपमहाद्वीपों में क्या हो रहा था। स्टार्ट। अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो। आपको पता है ये फ्रांस कहाँ है। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूरों के को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहा, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। स्टॉप। अब आपको इस अन्यंतर पैराग्राफ में बताया गया है कि फ्रांस में एक स्थल मिला है, पूरा स्थल जिसकी खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की है। अब जो वो पूरा स्थल मिला है, वहाँ पर एक चित्रकला की गई है वहाँ पर, और वो चित्रकारी किस काल में की गई है? तो लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में वह चित्रकारी की गई है। अब वहाँ पर गाय, भैंस, गेंडा गेंडा, रेनडियर आदि के, बारहसिंगे के आदि के चित्र मिले हैं और उन्हें चमकीले रंगों से बनाया गया है। और अब इन रंगों को लोहा, अयस्क और चारकोल जैसे खनिजों से बनाया जाता था। और इन चित्रों को भी वो सोचते हैं कि इन चित्रों को शायद उत्सवों पर या फिर शिकारियां जब शिकार करने के लिए जाते थे तो कुछ अनुष्ठानों के रूप में इसका उपयोग या फिर इन्हें बनाया जाता होगा। देख सकते हैं आप नीचे। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर खत्म होता है। आपको हर टॉपिक पढ़कर हर पैराग्राफ पढ़कर उसका लघु आपको समझाने की कोशिश की गई है, उसका सारांश आपको समझाने की कोशिश की गई है। अब हम निबंध
इसके नोट्स पढ़ेंगे। आपने इस चैप्टर को पूरे पीडीएफ को देखा, हर लाइन को देखा, आपने जैसे-जैसे हमने आपको समझाया, आपने हर लाइन को सुना है, आपने खुद लाइन पढ़ी है, साथ-साथ में रीड की है और साथ में आपने सुना है। अब जब हम आपको नोट्स देंगे, आपको नोट्स दिखाएँगे, तो आप उनको उतारोगे तो आपके लिखने की प्रैक्टिस होगी और साथ में जब आप उसको बाद में रीड करोगे, तो इससे आपके माइंड में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। यह नोट साइंस चैप्टर के कक्षा 6 चैप्टर 2 आरंभिक मानव की खोज। हम आज उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें अखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आगे हैं अखेट खाद्य संग्रह के समुदाय के घूमते रहने के कारण मैंने आपको 4 बताए थे। अब आप यहाँ लिखेंगे यदि वह एक स्थान पर ही ज़्यादा समय तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। पहला कारण। दूसरा कारण था जानवरों का पीछा करते हुए एक स्थान से दूसरी जगह पर जाना, उनका दूसरा कारण था। तीसरा कारण था पेड़ों व पौधों से में फल जो फूल हैं वो अलग-अलग समय में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के से अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते होंगे। चौथा कारण है पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। 4 कारण बता दिए उनके घूमते रहने के। आगे है चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूँढते रहते होंगे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता है। तो उद्योग स्थल किसे कहा जाता है? इसकी जहाँ आपको परिभाषा मिल गई है। पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण उन्होंने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। आगे है पेशान उपकरणों के निर्माण की विधियाँ। मैंने आपको 2 विधियाँ बताई थी। पहली विधि है पत्थर से पत्थर टकराना। इसमें आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते हैं, जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। अगली विधि है दबाव शल्क तकनीक। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं। आगे है आज की आग की खोज। जैसे कि हमने देखा था कि क्या पुरापौराणिक जो मानव था उसे पता था आग के बारे में, क्या उसने आग की खोज कर ली थी। तो कुरनूल आंध्र प्रदेश में कुरनूल आंध्र प्रदेश की गुफा में राख के अवशेष मिले हैं और इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। आगे है नाम और तिथियां। जो है मैंने आपको वहां टॉपिक नहीं पढ़ाया, अब आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। आरंभिक काल जो था इसे पुरापाषाण काल कहते हैं। पुरा का मतलब है प्राचीन और पाषाण का मतलब है पत्थर। प्राचीन पत्थर वाला काल इसे ही कहते हैं पुरापाषाण काल और यही है आरंभिक काल। यह ना पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के महत्व को बताता है, क्योंकि पुरास्थल उनके बारे में आरंभिक मानव के बारे में जानने के लिए पत्थर ही तो एकमात्र साक्ष्य हैं। तो इसलिए इसे पुरापाषाण कहते हैं, मतलब कि प्राचीन पत्थर का काल भी कहा जाता है। अब पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का माना जाता है। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। आपने पढ़ा है कि जलवायु परिवर्तन कब होने लगा था? गर्मी अचानक बढ़ने लगी थी, तो वो भी 12,000 साल पहले ही बढ़ने लगी थी। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया, मतलब कि जो पुरापाषाण काल है उसका 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का। तो इसमें कौन-कौन सी घटनाएँ हुई? आरंभिक काल जो था उसे हम 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले बाँटते हैं। तो इसमें कौन-कौन से बदलाव आए? तो मानव इतिहास की 99% घटनाएँ इसी काल में घटित हुई, आरंभिक काल में, ठीक है? मध्यपाषाण काल आएगा तो इसे मध्यपाषाण काल, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे हम मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। तो मध्यपाषाण युग, अब मध्यपाषाण युग कब से कब तक था? तो इसका समय 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले का है। मध्यपाषाण काल हो गया। आगे है
इस काल के मध्य पाषाण काल के बारे में ही बात हो रही है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे। उन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। मतलब कि पुरा पाषाण में तो क्या था, जब 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले जो उपकरण बनाते थे वो थोड़े बड़े होते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल मतलब 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले क्या हुआ, अभी थोड़े उपकरण जो थे, जो पत्थरों के उपकरण बनाए जाते थे, उनका जो साइज है वो थोड़ा क्या हुआ, छोटा होने लगा। ठीक है, डी पॉइंट है। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। मतलब कि पुरापाषाण प्राचीन समय जो इससे पहले 20 लाख साल से जो चले आ रहे थे उपकरण, वो भी बनाए जा रहे थे और थोड़ा बहुत उपकरणों को बनाने में भी परिवर्तन आ रहा था, उनका साइज छोटा हो रहा था। यह आपको यहाँ बताया गया है, मध्य पाषाण काल में बताया गया है। अब आता है हमारा नव पाषाण युग या फिर उत्तर पाषाण युग। तो इस युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। तो आपको 3 काल पता लगे। जो हमारा आरंभिक काल है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल से लेकर 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले का है। मध्य पाषाण काल जो हमारा है वो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले का है। और जो हमारा नव पाषाण युग है, जहाँ उत्तर पाषाण युग है, यह हमारा 10,000 साल पहले से शुरू होता है। ठीक है, अब शैल चित्रकला, जैसे कि आपने उसमें पढ़ा था किताब में, मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से शैल चित्र मिले हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से संजीव चित्रण किया गया। अब शत्रुमुर्ग का परिणाम हमें कहाँ से मिला है? साक्ष्य। तो भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शत्रुमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शत्रुमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिला है और इन अंडों से मणके भी बनाए जाते हैं। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर खत्म होता है। आशा है कि आपको जो चैप्टर बहुत बढ़िया समझ आया होगा। जैसे कि हमने हर टॉपिक को पढ़कर उसका सारांश समझाने की कोशिश की है और फिर आपको एंडिंग में हमने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। इस क्वेश्चन के एमसीक्यू यही बन सकते हैं कि आखेट खाद्य संग्राहक कौन थे, उनकी गतिविधियां, उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहने के कारण, आरंभिक मानव के उपकरण कैसे थे और उनके उपकरण, यदि वे पत्थर के उपकरण थे तो उनके पत्थर के उपकरण बनाने की तकनीकें क्या थी, और क्या आग की खोज उन्होंने कर ली थी, क्या शतुर्मुर्ग हमारे प्राचीन जो पुरापाषाणी काल में थे, और पुरापाषाण का जो आरंभिक काल है उसे कितने भागों में बांटा गया, उनका काल कब से लेकर कब तक था। और बस इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर खत्म होता है। और जैसे जैसे बड़े चैप्टर आते जाएंगे हम उनका आपको एमसीक्यू भी उनका विस्तार से बताते जाएंगे और साथ में उनके आंसर भी देंगे। अभी तो हम भी क्वेश्चन चैप्टर छोटे हैं इसलिए हम क्वेश्चन भी छोटे हैं, इसका हम उसके आंसर आपको नहीं दे रहे हैं, लेकिन आगे हम आपको इसका विस्तार से हर एक क्वेश्चन को भी आपको समझाएंगे। इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।